वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए लेके आए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अप्रोच रखने वाले हैं। आज बिना समय वेस्ट करे हम लोग स्विच करते हैं अपने काम पे, और हमारा जो काम है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए इसमें क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही है वो बताइए भाई कौन सी है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि ये टेंटेटिव होता है। क्या होता है, टेंटेटिव हो सकता है, या तो क्या बोल सकता हूं मैं, एस्टिमेटेड हो सकता है। ओके, दूसरा क्या बोलता है, इट इज डिटेल्ड ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट। भैया एक्चुअल की तो कोई बात ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां पे क्लियर रहता ही नहीं है कि कितना खर्चा होने वाला है। इट ऑफर्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये तो। ओके चलिए, इट इंडिकेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे बात नहीं की जाती। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द वेल्थ, बिल्कुल इनकम एंड द वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट बजट में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की भी बात करती है। मतलब ऑल ऑफ दीस आर द करेक्ट आंसर। मतलब ये तीनों ही चीजों को गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में कंसीडर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें से कौन सा नॉन टैक्स रिसिप्ट है। गिफ्ट टैक्स है क्या, सेल्स टैक्स है क्या, एक्साइज ड्यूटी है क्या, डोनेशन जो है इसमें क्या होता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। क्या होता है, डोनेशन नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है। इनकम बढ़ेगी आप पे टैक्स बढ़ेगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो बोलता है चार्ज एट द डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग पे होगा ही नहीं क्योंकि कम होगा तो का टैक्स। चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेस, अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम। ओके, और आगे क्या बोलता है, नन ऑफ दीस, फिक्स तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दीस है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया भैया, आंसर नंबर 4 हो गया इसका। क्या भैया 4 का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हायर, लीगल हायर के बिना अगर भी आपको टैक्स लेना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं एस्चीट्स। क्या बोलते हैं भैया, एस्चीट्स। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, एस्चीट्स इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, एस्चीट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए, टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड। हमें ये पता है कि टैक्स को हम लोग बोलते हैं कंपलसरी फीस। कंपलसरी फीस दो तरीके से लगाई जाती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को लगाने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो सकता है भैया, बहुत इजीली शिफ्ट हो सकता है, मगर डायरेक्ट टैक्स जो है वो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स शिफ्ट हो सकता है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, इनडायरेक्ट टैक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आइए अब। टैक्स द इंपैक्ट ऑफ विच ऑन द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगल इम्पोर्ट इट इज नॉन एज, वो टैक्स दूसरे पे ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। ऐसे टैक्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग भैया, तो उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे भैया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स दोनों ही शिफ्टेबल है, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, नन ऑफ दिस होता नहीं है। तो आंसर क्या हो गया भैया यहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो अब यहां देखा जाए एक्साइज, सेल्स और कस्टम, तो क्या करते हैं भैया आप लोग डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्टली देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, बट जो इनकम टैक्स है वो आप अपनी इनकम पे देते हैं, इसीलिए ये अपने आप में क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहाँ डायरेक्ट पर्सनल टैक्स को मैं बोल देता हूं इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब होता है जो यहाँ पे कंपनीज पे लगता है, फर्म्स पे लगता है, प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां जो होती है वो जो डायरेक्ट टैक्स भरती है उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए, गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज, ये पेपर टैक्स के फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती कि ये कितने का होने वाला है। ओके, तो इट डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड, इसमें क्लियर नहीं होता ये कितनी रेवेन्यू यील्ड करने वाला। हो सकता है कि कोई 10 रुपए की लॉटरी खरीदे और 200 करोड़ कमा ले, या हो सकता है 10 रुपए की लॉटरी खरीद के 10 लाख रुपए कमा ले। तो यहां यील्ड डिसाइडेड नहीं होती है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें से कौन सा जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है। ठीक है,
तो फीस, फाइन्स, गिफ्ट टैक्स या ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो यहाँ पे गिफ्ट टैक्स जो है ये क्या आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आता है। क्या आता है भैया, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। तो वहां से पैसा आता है सरकार के पास, मगर उसके लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस परचेजेस है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट है, या ऑल ऑफ दीस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में, डिफेंस परचेजेस में और वेज बिल, सभी जगह सरकार का खर्चा होता है, तभी वो कुछ कमा पाती है। मतलब ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटल रिसिप्ट्स, that receipts of the government which creates liability, reduce the assets, ठीक है। या बोल रहा है यहाँ पे both A and B या neither A nor B, ठीक है ना। मतलब ये दोनों तो नहीं है, both ले सकते हैं भाई हम लोग चाहे तो, ठीक है। क्रिएट अ लाइबिलिटी, कैपिटल एसेट्स में आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। रिड्यूस एसेट्स होगी, बिल्कुल होगी। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, सही है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा सर, बोथ ए एंड बी। विच आर द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कौन सी इसमें से कैपिटल रिसिप्ट्स है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो भैया ये सभी कैपिटल रिसिप्ट्स है सरकार की। क्या क्या, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो आंसर क्या होगा सर इसका, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच, ठीक है। अब एसेट्स आर इंक्रीज, लाइबिलिटी इज डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही इसका आंसर हो गए भैया, बोथ ए एंड बी। तो याद रखना भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी जो एसेट्स है वो भी इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेफिसिट बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर। अब ये डेफिसिट बजट में क्या होगा भैया, यहाँ पे पूछा गया है। तो लेस देन इट्स बजट रिसिप्ट्स, मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट्स, इक्वल टू इट्स बजट रिसिप्ट्स या नन ऑफ दिस। डेफिसिट बजट हुआ है भैया, यहाँ पे ध्यान देंगे, डेफिसिट बजट हुआ है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होगा भैया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये आपके पास आया पैसा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रिसिप्ट्स, और यहाँ पे ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब ये जब आप बोल रहे हैं कि बजट में डेफिसिट हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हुई, तभी तो क्या हो गया भैया, बजट डेफिसिट हो गया। तो मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट। तो आंसर क्या होगा भैया, मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट। खर्चा ज्यादा हो जाए और पैसा कम आए तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भैया, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। एक्सक्लूड कर दो बोरोइंग्स को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिस्कल डेफिसिट। ओके चलिए, तो आंसर क्या होगा सर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस। कैसे आपके पास जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कर सकते हैं। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई करोगे, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक करोगे, या बोथ ए एंड बी करोगे, या नीदर। नीदर भैया, नुकसान हो गया, भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो आप तो आरबीआई से भी लोगे और पब्लिक से भी लोगे। पब्लिक से कैसे ले सकते हो भैया, तो ओएमओ के थ्रू ले सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ले सकते हो। ओके, तो आंसर है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंप्लीकेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या क्या चीजें इसमें आती है भैया, नेशनल डेब्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है, और या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा भैया, ये बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट में और क्या क्या करना चाहिए भैया। फिस्कल डेफिसिट मतलब नुकसान हो चुका है बहुत ज्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रिसिप्ट जो है वो कम है। तो यहाँ पे तीनों ही तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसका यूज करना पड़ेगा, तभी जाके फिस्कल डेफिसिट जो है वो कवर हो पाएगा। मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।